अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 17 स्टार्ट करवाया था, डैट इज़ अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स बेटे स्टडी है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। किसी भी केमिकल के रिएक्शन को जो हम स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम रिएक्शन काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, और चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कुलेयन थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। कुलेयन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है, और यहाँ पे जो रिएक्शन रेट है उसको मैंने बताया था कौन कौन से फैक्टर थे जो इफ़ेक्टिव कुलेयन जिस पे जो है वो डिपेंड करी थी। वो सारे फैक्टर हमने डिटेल से पढ़े थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुलेयन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको आपने अच्छी तरह से बेटे प्रिपेयर करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें से आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें फुल एक आ सकता है कि राइट इन डिटेल अबाउट कुलेयन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। और रिएक्शन रेट की डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई थी कि वो स्पीड जिससे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको पता है कि जब भी बेटे डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो उनकी कुलेयन से क्या चीज़ होती है बेटे, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, यानी कि कुलेयन ही की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो फैक्टर्स पढ़े जिस पे इफ़ेक्टिव कुलेयन जो है वो डिपेंड कर रही थी। वन बाय वन मैंने आपको सारे के सारे फैक्टर पढ़ाए। आज बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, आपकी बुक में यहाँ पे क्विक चेक दिया गया है। क्विक चेक 17.1, 2 क्वेश्चन है इसके। हाउ विल यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलेयन, एंड नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द रिएक्टेंट पार्टिकल्स आफ्टर कुलेयन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगी, देन हम लोग अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ विल यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलेयन। कुलेयन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कुलेयन का जो नंबर है, जो बार बार कुलेयन होती है, पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो कुलेयन होती है ना। तो आपसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि कुलेयन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे हम लोग कुलेयन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बेटे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप इसके आंसर में सिंपली क्या राइट करोगे कि यू इंक्रीज कुलेयन फ्रीक्वेंसी बाय फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1 पे आप क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। क्या लिखोगे बेटे, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर रिएक्टेंट पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कुलेयन की वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलेयन जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्ड चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमने कल भी पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा फास्टर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। और जब वो फास्टर मूव करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे, तो दे हिट ईच अदर मोर ऑफन, यानी कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है ना कि एक दूसरे को हिट करने की, कोलाइड करने की, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर सॉलिड। स्पेशली फॉर सॉलिड की बात यहाँ पे हो रही है। अगर एक्सपोज्ड जो एरिया है, जो उसका सरफेस एरिया है सॉलिड का, वो बेटे इंक्रीज हो जाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलेयन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि 4 मेन चीज़ें मैंने आपको बताई जिसकी वजह से हम कुलेयन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। वो 4 पॉइंट कौन कौन से थे मैंने बताया, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, इंक्रीजिंग प्रेशर। थर्ड चीज़ मैंने आपको क्या बताई, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंड फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं बेटे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द रिएक्टेंट पार्टिकल्स आफ्टर कुलेयन। आपको पता है कि जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं देन व्हाट हैपन, ये पूछा हुआ है ना। जब रिएक्टेंट जो हैं वो कोलाइड करेंगे देन व्हाट हैपन्स, क्या होगा, ठीक है।
तो बेटे आफ्टर कुलेयन आप क्या आंसर लिखेंगे, आफ्टर कुलेयन टू थिंग्स कैन हैपन, यानी कि अगर कुलेयन होती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन क्या होगा कि अगर तो कुलेयन गुड हुई है, यानी कि अगर अच्छी कुलेयन हुई है तो उनके अंदर एनफ एनर्जी होगी, वो राइट एंगल पे हिट करेंगे, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा और एटम जो हैं वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे और वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, समझ आ गई, यानी कि दो बातें हो सकती थी ना। एक क्या मैंने बता दिया कि अगर कुलेयन अच्छी हुई है, इफ कुलेयन इज गुड, आप इसको ऐसे लिखेंगे, अगर कुलेयन गुड होती है तो क्या होगा कि पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी होती है, वो राइट एंगल पे हिट करते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं और जो रिएक्टेंट हैं बेटे वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जो कुलेयन हुई है वो क्या हुई है, सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि रिएक्टेंट इस केस में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर आपकी कुलेयन बैड हुई है, पहले मैंने क्या बताया, अगर कुलेयन गुड हुई है तो क्या होता है, अगर कुलेयन बैड हुई है यानी कि पार्टिकल्स के पास एनफ एनर्जी नहीं थी कि वो ओवरकम कर सकते एक्टिवेशन एनर्जी को, तो उनके पास यानी कि जो उनकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, वो रॉन्ग एंगल पे हिट करेंगे और वो बाउंस बैक करेंगे और वो एज इट इज़ ही रह जाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट के तौर पे रह जाएंगे, रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा और रिएक्टेंट जो हैं बेटे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और ये सब कुछ कब होता है, जब आपकी कुलेयन जो है वो बैड होती है, अच्छी कुलेयन नहीं होती। इज दैट क्लियर? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए, इनको आप लोग एज इट इज़ जैसे मैंने बताया इसी तरह से अपनी अपनी नोटबुक्स में आप लोग उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन कह रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बुक का पेज नंबर 57 ओपन करो आप लोग। टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 17.2, चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास चेंज होता है या नहीं होता, होता है तो कैसे होता है, वो सारा अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 17.2, change in mass during a chemical reaction. The total mass during a chemical reaction always remain the same. This is the requirement of law of conservation of mass, which is always obeyed. However, some reactions may appear to proceed with a change in mass, which can usually be explained because the reactant or product in a gas is a gas in such reaction. यहाँ पे बेटे जो चीज़ हमने अभी स्टडी की है, 3-4 लाइंस, मैंने कहा नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेटे जो टोटल मास होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि ये हमारे पास एक लॉ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि टोटल मास जो है किसी भी रिएक्टेंट का वो हमेशा किसके इक्वल लेगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना, मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड या रिमेन द सेम, यानी कि टोटल मास जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और लेकिन कभी कभार, ये तो इन जनरल है ना, 90% रिएक्शंस में ऐसे ही होता है कि वो जो रिएक्शंस हैं वो ओबे करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो है वो मास जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा और मास चेंज नहीं होगा। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, कभी कभार मास में थोड़ा बहुत चेंज भी आ जाता है। और जनरली ये कब आता है, जब आपका रिएक्शन बेटे गैसेस के दरमियान में हो रहा हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में हो। ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शंस में हमारे पास कभी कभार मास में चेंज भी आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर 58 पे आप लोग, इफ़ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट in an open container where gases can escape or enter, the apparent mass change can occur if the gas is either absorbed or evolved. For example, if gas is evolved, we shall observe a decrease in mass, and if the gas is absorbed, the apparent mass will increase. If a ribbon of magnesium is burned in an open crucible, the mass of the product MgO formed will be greater than the reactant Mg. This increase in mass has occurred due to reaction of magnesium with oxygen present in air.
However, if the two reactant magnesium and oxygen are allowed to react in a closed container, the total mass will remain the same before and after the reaction. हम पढ़ रहे थे बेटे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि टोटल मैस ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, यानी कि टोटल जो मैस है बेटे बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो है वो क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार कुछ रिएक्शंस में ऐसे होता है, इन जनरली अगर हम देखें गैस की फॉर्म में, गैस में तो जो टोटल मैस है वो क्या रहता है, वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। अब आपको आगे उसकी डिफरेंट टाइप की जो हैं एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर बेटे कोई भी रिएक्शन किसी ओपन कंटेनर में होगा, ओपन कंटेनर का मतलब क्या है कि आपका कोई भी कंटेनर है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो ऊपर से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ से मतलब वो खुला है, इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो वहाँ से स्केप भी कर सकती है, निकल भी सकती है, और गैस जो है वो बाहर से उसके अंदर एंटर भी हो सकती है, ठीक है। तो जब किसी भी ऐसी जगह पे ऐसे कंटेनर में रिएक्शन होगा जो कि ओपन होगा, इन शॉर्ट गैस वहाँ से स्केप भी हो सकती है और उसके अंदर एंटर भी हो सकेगी, तो ऐसे केस में जो अपेरेंट मैस होता है वो बेटे चेंज हो जाता है, चाहे गैस एब्जॉर्ब हो चाहे गैस इवॉल्व हो। कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे दी हुई है कि अगर गैस बेटे इवॉल्व होती है तो मैस के अंदर क्या, देखो अगर कंटेनर खुला था, ऊपर से ढक्कन नहीं है, ऊपर से वो क्या है, ओपन है, अब गैस क्या हुई, इवॉल्व होगी, वहाँ से निकल गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गैस का जो मैस है वो क्या कर गया, आप डिक्रीज कर गया। डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि गैस तो इवॉल्व हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि बाहर से भी गैस उस कंटेनर के अंदर चल जाती है, तो जब गैस एब्जॉर्ब होगी तब भी मैस जो है वो सेम नहीं रहेगा। कैसे सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि गैस का मैस इंक्रीज हो जाता है इस केस में, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। अच्छा, दूसरी यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल देके सारा एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम एक मैग्नीशियम का रिबन लें, ठीक है, रिबन ऑफ मैग्नीशियम, उसको हम बर्न करें, जलाएं इन ओपन क्रूसिबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आई थिंक शायद आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो, मैं उनका भी पहले आपको मतलब बता दूँ, देन हम पूरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड। अब रिबन ऑफ मैग्नीशियम क्या चीज़ है बेटे, किसी को अंदाज़ा है, पता है, पता होगा मुझे लगता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को। रिबन मैग्नीशियम या मैग्नीशियम रिबन जो है बेटे, ये प्योर लाइट वेट सिल्वर मेटल होता है इन अ थिन कॉइल स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि जो स्ट्रिप है वो मैग्नीशियम की बनी होती है और इसके अंदर लाइट वेट सिल्वर मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। दोबारा बता देती हूँ, मैग्नीशियम रिबन इज़ अ प्योर लाइट वेट सिल्वर मेटल इन अ थिन कॉइल स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम। अगर हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन को बेटे बर्न करें इन ओपन क्रूसिबल, अब ये ओपन क्रूसिबल क्या चीज़ है, ठीक है। आपने कभी, अगर आप लोग लैब गए हो तो आपकी टीचर ने शायद आपको दिखाया हो, अगर आप लैब में जाते हैं ना तो वहाँ पे एक हीट रेजिस्टेंस एक कंटेनर होता है जो कि सिरामिक का, मेटल का या पोर्सलिन का बना होता है, ठीक है। तो उस कंटेनर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूसिबल कहते हैं, और ज़्यादातर उसमें हम लोग जो है बर्न करते हैं डिफरेंट टाइप की चीज़ों को, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन क्रूसिबल कहते हैं। आपने क्या करना है, आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है उसमें क्या है कि रिबन ऑफ मेटल को हमने बर्न करना है इन ओपन क्रूसिबल, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, MgO, यानी कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, MgO, और जो इसका मैस अब बनेगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के केस जो हमने रिएक्टेंट लिया था ना, हमारे पास मैग्नीशियम था, रिबन ऑफ मैग्नीशियम, और साथ क्या था, ऑक्सीजन था, क्योंकि हम इसको बर्न कर रहे थे। तो जो MgO बनता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है बेटे, प्रोडक्ट का मैस जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट क्या होगा, मैग्नीशियम, अब रिएक्टेंट का मैस कम है, प्रोडक्ट का मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये जो बेटे मैस इंक्रीज हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये रिएक्शन हुआ था ओपन एयर में। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट थी, ठीक है। अब उसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट तो थी नहीं,
ऊपर से ओपन था और जितनी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद थी उसमें से कुछ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ और आपके पास क्या बना, MgO बना। और ये जो प्रोडक्ट बना, अब इसका मास जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर ये जो दो रिएक्टेंट थे, यानी कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट थे ना, इन्होंने कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाया, डेट इज़ नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये दो रिएक्टेंट को हम अलाउ करें कि वो किसी क्लोज कंटेनर में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी क्या था, ओपन क्रूसिबल, यानी कि ओपन था, वो जो कंटेनर था जिसमें हमने इनको बर्न किया था वो ओपन था तो इसका मतलब है कि गैस आ रही थी, डेट इज़ ऑक्सीजन, और वो काफ़ी सारी उसकी कोई अमाउंट तो स्पेसिफिक थी नहीं, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी। लेकिन बेटे अगर यही एक्सपेरिमेंट हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, यानी कि मैं कहती हूँ मैं क्लोज इन्वायरमेंट में करती हूँ, अब ये कंटेनर ऊपर से बंद हो और तब हम उसको बर्न करें और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तब मिक्सअप हों, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अब बनेगा ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो क्या रहेगा, वो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्लोज कंटेनर में हुआ, यानी कि ऐसे कंटेनर में हुआ जो बंद था ऊपर से, ठीक है। और लेकिन जहाँ पे दूसरे केस में जब कंटेनर ऊपर से ओपन था, ओपन कंटेनर था, उस केस में जो प्रोडक्ट बने थे उनका मास जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनका मास क्यों ज़्यादा है और जिसका मास इक्वल है वो क्यों है, तो उसमें आप यही रीज़न दोगे क्योंकि यहाँ पे ओपन क्रूसिबल में रिएक्शन हुआ, ठीक है। और इंक्रीज जो है वो इसलिए हुआ, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो इसके साथ हुआ था वो प्रेजेंट थी किसमें, एयर में। लेकिन जब हम क्लोज में करते हैं तो कोई भी गैस ना तो इवॉल्व हो सकती है ना एब्जॉर्ब हो सकती है, तो इसलिए जो टोटल मास है वो कंजर्व रहता है, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? आगे चलें बेटे, अगला टॉपिक देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से आपने करना है। नेक्स्ट टॉपिक को रीड आउट करती हूँ, देन उसको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है वो सारा अब हम पढ़ेंगे। इफ़ द रिएक्शन इज परफॉर्म बिटवीन मार्बल चिप्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एन ओपन कंटेनर, देखो अब यहाँ पे बेटे ओपन है, ये चीज़ आपने याद रखा करो। The mass of the product will apparently be less than that of reactant. This apparent decrease in mass is due to evolution of carbon dioxide gas during the reaction which escape into the atmosphere. When a reaction moves ahead, the concentration of the reactant decrease until all the reactant are used up. At the same time, the concentration of the product increases and reach the maximum value at the end of the reaction. This is shown in the graph in figure 17.2. सिंपल आपको एक चीज़ बताई हुई है कि अगर आपका केमिकल रिएक्शन हो तो फॉर्मेशन ऑफ गैस किस तरह से होगी। आपकी बुक में यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दी हुई है किसकी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, एंड साथ क्या बनती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर हमारा रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करें बिटवीन मार्बल चिप्स कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को, ठीक है। अगर मार्बल चिप्स, इसको अंडरलाइन कर लो ताकि अगर आपका ये आ जाए ना राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मार्बल चिप्स तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मार्बल चिप्स का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मार्बल कहते हैं इसको, ठीक है। जब बेटे कोई भी केमिकल रिएक्शन मार्बल चिप्स और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान में होगा और कंटेनर ऊपर से क्या हो, ओपन हो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मार्बल चिप्स और HCl डाइल्यूट जब रिएक्ट करेंगे ओपन कंटेनर में तो हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। जो प्रोडक्ट अब बनेंगे तो प्रोडक्ट का जो मास है बेटे वो रिएक्टेंट के मास से कम होगा। क्या कहा मैंने, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम होगा। क्यों कम होगा, इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटे ये रिएक्शन किस में हो रहा था, ओपन कंटेनर में हो रहा था, ये कंटेनर ऊपर से बंद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए
तो जो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट में एक चीज़ हमारे पास क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद उस कंटेनर में से निकल गई, इस्केप होगी, इवॉल्व होगी। जब वो गैस वहाँ से निकल गई तो क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट रह गए हैं हमारे पास, अब इनका मास जो है वो रिएक्टेंट के कंपेयर किया जाए तो उसकी निस्बत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो भी डिक्रीज होती जाएंगी अनटिल के तमाम का तमाम रिएक्टेंट जो है वो यूज़ ना हो जाए। इसी तरह एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटे कम होती रहती है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती रहती है। क्यों इंक्रीज होती है, इस बात को ज़रा गौर से समझो। मैंने क्या कहा, सपोज आपके पास था, हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, एक जर्नल एग्जांपल। हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी। ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो बेटे किस में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। हम सपोज करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है, COD। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बेटे रिएक्शन आगे की तरफ मूव करता रहता है तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, क्योंकि वो तो कन्वर्ट होती जा रही है ना प्रोडक्ट में। और एक टाइम ऐसा आता है जब रिएक्टेंट कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। जब रिएक्टेंट कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं इसका मतलब है कि आपके तमाम के तमाम रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। और इस फेज़ पे, इस टाइम पे जब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया गया है। ग्राफ में वाई एक्सिस पे आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया हुआ है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, देखो ये ऊपर से शुरू हो रही है, पहले क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जब रिएक्शन शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो ये लाइन जो है, ये कर्व जो है नीचे आता जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा बेटे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, समझ आ गई है ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। और जब पूरे के पूरे प्रोडक्ट बन जाएंगे इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, यही हमने पढ़ा था और यही हमें ग्राफ की फॉर्म में भी यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया गया। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आपने इसको लिखना हुआ, एग्जाम्पल लिखनी हुई, तो साथ ग्राफ भी आपने मस्ट ड्रा करना है। ठीक है, इसके बाद बेटे अगर आप लोग नीचे और यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक है, उसको भी हम लोग अभी आज ही के लेक्चर में कवर करते हैं। टॉपिक हमारा है 17.3 चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। Chemical reactions are quite often accompanied by the changes in temperature, indicating whether they are exothermic or endothermic. In exothermic reaction, heat energy is released, which is absorbed by surrounding, causing their temperature to increase. For example, when quicklime CaO react with water slake lime, CaOH2 is formed and lot of energy is released. In endothermic reactions, heat energy is absorbed, causing the surrounding to cool down. For example, when ammonium chloride and ammonium nitrate is dissolved in water, heat energy is absorbed, causing the container to cool down. Increasing the temperature of the reaction increases its rates. For many reactions, the rate double with every 10-degree rise in temperature. Cooking food use high temperature to speed up the chemical reaction that break down the component of food, making it edible. छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था। मैंने जो टॉपिक अभी आपको पढ़ाया डेट इज़ नोन एज, या जो टॉपिक हमारा था, हमारी टॉपिक की हेडिंग क्या थी, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आया जाए तो उससे केमिकल रिएक्शन में क्या इम्पैक्ट आता है। बेटे देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, आपने पहले भी पढ़े, 9th में पढ़ के आए हो आप लोग। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ, इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। ठीक है, ये आपके पेपर में आती हैं। मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं बेटे, एक होते हैं एक्सोथर्मिक और एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पहले बात हम करते हैं एक्सोथर्मिक की। व्हाट आर एक्सोथर्मिक? एक्सो का मतलब होता है आउट,
क्या मतलब होता है एक्सो का? एक्सो मीन आउट, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी बेटे गोज आउट ऑफ द सिस्टम होती है ना, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है हीट। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसको अपनी अपनी बुक्स में लिख लो, राइट कर लो नोटबुक में। मैंने क्या बताया? एक्सो मीन आउट, reactions where heat and energy goes out of the system into the surrounding is called exothermic reaction। common example इसकी क्या है? burning of wood, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। दूसरे रिएक्शंस हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मीन इन, एंडो का मतलब क्या होता है? इन, अंदर आना। ऐसे रिएक्शन जिसमें बेटे हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। कैसे आप इसको राइट करोगे? रिएक्शंस, या आप ये सिंपल लिख दो, एंडो मीन इन, एंडो का मतलब क्या होता है? इन, एंडो मीन इन द रिएक्शंस इन विच heat or energy gets absorbed from surrounding into the system is known as एंडोथर्मिक। और कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? फोटोसिंथेसिस है, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। इज डेट क्लियर? समझ आ गई? अब इन दोनों की डेफिनेशंस आप लोग लिख सकते हो ना बेटे। तो दो तरह के रिएक्शंस हो गए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे मैंने वर्ड बोला सिस्टम एंड सराउंडिंग। 9th क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। सपोज मैं ना एक बीकर में पानी गर्म कर रही हूँ, तो ये जो बीकर के अंदर पानी गर्म हो रहा है ना, ये क्या होगा? ये मेरा सिस्टम होगा, और जो पूरी लैब होगी ना वो मेरी सराउंडिंग होगी, ठीक है। समझ आ गई अब सिस्टम और सराउंडिंग की। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट गोज आउट होती है सिस्टम से सराउंडिंग में। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से सिस्टम में, ठीक है। आपकी बुक में इन दोनों की डेफिनेशंस उस तरह से नहीं दी गई थी, इसीलिए मैंने आपको सारी डेफिनेशन इसकी राइट करवाई। एग्जांपल्स भी मैंने आपको राइट करवा दी हैं, वही एग्जांपल्स और डेफिनेशंस आपने अपने पेपर में लिखनी है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटे हीट रिलीज होती है और दूसरे में क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है। पहले एक एग्जांपल आपको दी हुई है किसकी? स्लेक, ये जो क्विक लाइम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO किसका फार्मूला है बेटे? क्विक लाइम का। जब क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो आपके पास क्या बनता है? स्लेक लाइम, यानी कि CaOH2 बनेगा। और जब ये रिएक्शन होता है तो लार्ज अमाउंट या लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। हीट एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है? इट इज़ एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हुई है, सिस्टम से बाहर निकली है, इनटू द सराउंडिंग गई है। तो ये एग्जांपल होगी किसकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जब स्लेक, ये जो क्विक लाइम है, रिएक्ट किया वाटर के साथ, आपके पास क्या प्रोडक्ट बना? स्लेक लाइम बन गया, और साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई। इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ। इसी तरह दूसरे रिएक्शन हमने क्या पढ़े थे? दूसरे रिएक्शन थे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इस रिएक्शन की आपकी बुक में क्या दी है? अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्राइड को जब वाटर के अंदर बेटे डिसॉल्व किया जाए तो इस केस में क्या होता है? हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम, यानी कि सराउंडिंग से हीट जो है वो आपके रिएक्शन की तरफ, आपके सिस्टम की तरफ आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की डेफिनेशंस भी कर ली और इनकी एग्जांपल्स भी कर ली। इसके बाद यहाँ पे छोटी सारी एक और इम्पॉर्टेंट बेटे बात जो है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक बड़ी है आपकी बुक में शेयर की गई है कि जब किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। एक कॉमन छोटी सी एग्जांपल आपको बताई गई है कि जब किसी भी मतलब कोई भी रिएक्शन है, कोई ख़ास स्पेसिफिक यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री राइज करें ना तो जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे रिएक्शन की जो स्पीड है, जो हमारा रिएक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है द रेट डबल विद एवरी 10 डिग्री राइज, यानी कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइट अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका जो रिएक्शन रेट है, जो केमिकल रिएक्शन का
रेट है बेटे होने का, जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है कि जब आप अपनी फूड को कुक करो तेज़ टेम्परेचर पर, तो आपने देखा होगा कि आपकी खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। आप चूल्हा स्लो करो तो वो टाइम लेता है पकने में। चूल्हा आपने अपना स्टोव, अपना बर्नर ज़्यादा हाई फ्लेम पे कर दिया, मतलब ये कि आपने अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होता है। आपका गोश्त है या कोई सब्ज़ी है, आलू है, कोई भी चीज़ है, वो जल्दी पकती है। सही है ना? ये तो आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन आप सबने नोट की होगी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हम करते हैं, जब हम अपना स्टोव इंक्रीज़ कर देते हैं, बर्नर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो हमारा खाना भी क्या है, जल्दी पक जाता है। मतलब ये कि वहाँ पे बेटे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी जो है वो कुकिंग होती है और कुकिंग टाइम जो है वो भी सेफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवाई। हमने पढ़ा चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशंस भी आपको सारी मैंने डिक्टेट करवाई हैं। ये आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारनी है क्योंकि ये पेपर में आती हैं। ठीक है, साथ ही मैंने आपको क्विक चेक भी फर्स्ट वन कंप्लीट करवा दिया। इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।